अच्छा बताओ आईफोन किसका शबाज शरीफ क्या है मैं इसका फ़ोन कर रहा है मुझे कॉल करता रहता है वीडियो आपकी आज अच्छा तो हैदर में पिपीरियड डिसऑर्डर्स है स्टार्ट कर देते हैं लगा दिए परफ्यूरियम जो है परफ्यूरियम क्या चीज़ है मैम एक टाइम पीरियड है ना जो आफ्टर चाइल्ड बर्थ होता है 6 वीक से लेकर तकरीबन 6 वीक का टाइम पीरियड है फॉलोइंग चाइल्ड बर्थ पिपीरियम 6 हफ्ते होते हैं ना पहले 6 वीक्स आफ्टर डिलीवरी वो सारा टाइम हम है वो परफ्यूरियम में लेते हैं ठीक है जिसको आप लोग आके सीधा नहीं कहते हैं ठीक है आप चिल्ला सीधा पेशेंट्स कहते हैं कि हमने सीधा नहा लिया है वो वाला टाइम होता है जिसमें अंदर सारी रिकवरी हो रही होती है जो सारे के सारे फिजियोलॉजिकल चेंजेस जो मैंने आपको बेटा मोबाइल बंद करें जो सारे के सारे फिजियोलॉजिकल चेंजेस जो मैंने आप लोगों को बताए थे ना प्रेगनेंसी में होते हैं ठीक है वो सारे रिवर्ट बैक होते हैं ड्यूरिंग दिस पीरियड तो ये बड़ा इंपॉर्टेंट पीरियड होता है कि पेशेंट के हार्मोन्स और सारी चीजें जो है वो सेट बैक हो रही होती हैं नॉर्मल आने के लिए ठीक है क्योंकि हर चीज तो खराब हुई थी हर सिस्टम खराब हुआ सारे फिजियोलॉजिकल चेंजेस सारे रिवर्ट होते हैं 6 वीक्स के अंदर ठीक है यस तो इसके अंदर जो है वो अब जो सिस्टम सारे जैसे सीरियस के अंदर चेंजेस आएगी वो सारी सीरियस के अंदर चेंजेस वापस आएंगे हार्मोन सारे डिस्टर्ब होते वो वापस आएंगे यूट्रस छोटा सा था इतना बड़ा हो गया था तो वो ऐसे ही वापस आएगा ना तो वो भी सारा वापस आएगा ब्रेस्ट के अंदर चेंजेस होते हैं वो मैं आपको बताती हूँ क्या क्या होते हैं वो सारे चेंज होंगे सो ये एक इंपॉर्टेंट रिकवरी पीरियड होता है फॉर द फीमेल ठीक है अच्छा अब इसके अंदर जो है क्या डिसऑर्डर्स हो सकते हैं आप कुछ डिसऑर्डर्स ऐसे हैं जो कि अर्ली परफ्यूरियम के अंदर ज़्यादा इफेक्ट होते हैं फॉर एग्जांपल अगर हम सिस्टम वाइज स्टार्ट करें तो एक तो परफ्यूरियल सेप्सिस है वो मैं आपको अलग से पढ़ाऊंगी ब्रेस्ट अगर हम ले लेते हैं अच्छा ब्रेस्ट एक छोटा टॉपिक है ना इसलिए अच्छा ब्रेस्ट के अंदर क्या होता है कि ऑफ कोर्स एक लैक्टेशन का प्रोसेस पेशेंट का स्टार्ट होता है कुछ पेशेंट को विद इन 24 आवर्स लैक्टेशन स्टार्ट हो जाती है कुछ लोगों को थोड़ा सा डिले लैक्टेशन स्टार्ट होती है ठीक है प्रोलैक्टिन आपका जब भी वो ऑक्सीटोसिन के सिग्नल्स जाएंगे बेबी फीड करेगा सक करेगा तो वो आपका मेमोरी ग्लैंड्स को बताएगा और फिर इंजेक्शन ऑफ जो होती है मिल्क होती है वो स्टार्ट हो जाती है सो दैट डिपेंड्स कुछ लोगों को ज्यादा देर लगती है कुछ को कम टाइम लगती है ये एक नॉर्मल फिजियोलॉजिकल चेंज है जो कि पेशेंट के अंदर होना है जो फर्स्ट जो 72 आवर्स तक आता है उसको हम क्या कहते हैं क्लोस्ट्रम कहते हैं ना उसको एंटीबॉडीज होती हैं वो बड़ा इंपॉर्टेंट होता है उसमें इम्यूनोग्लोबुलिन्स होते हैं और एंटीबॉडीज होती हैं और वो अच्छा मिल्क होता है ठीक है वो कुछ औरतें कहते हैं कि इसको जाया कर देना चाहिए लेकिन ऐसा नहीं है वो बहुत रिच होता है क्लोस्ट्रम वो जरूर मिलाना चाहिए बच्चे को ठीक है अब एब्नॉर्मैलिटीज क्या क्या आ सकती हैं ब्रेस्ट के अंदर एक कंडीशन होती है जिसको हम मेस्टाइटिस कहते हैं ठीक है मेस्टाइटिस ठीक है ब्रेस्ट की इन्फ्लेमेशन का ही एक नाम से पता चलता है कि इन्फ्लेमेशन होगी इसमें अब मेस्टाइटिस के अंदर क्या होता है कि आपके क्योंकि पोजीशन बच्चे की अच्छी नहीं होती सक करने की क्योंकि एक प्रॉपर आपको आइडिया होगा कि एक पूरे का पूरा निप्पल जो है ना वो बच्चा मुंह में ले तो वो एक प्रॉपर पोजीशनिंग है कई दफा क्या होता है बच्चा जो है वो जो आपका एरोला होता है उसको ऐसे चकिंग करता रहता है मिल्क आता नहीं है और उसकी वजह से जो है वो निप्पल को नुकसान पहुंच रहा होता है ठीक है और क्या होता है कि मिल्क तो अंदर का अंदर ही रहता है तो एक कंडीशन डेवलप हो जाती है जिसको हम कहते हैं
आपका ब्रेस्ट, और कई दफा फीवर भी होता है पेशेंट को। मैम इसमें मसला पैथोलॉजी कहाँ पे है उसकी, वो सकिंग ब्रेस्ट रिफ्लेक्स? एंगॉर्जमेंट हो रही है ना, यानी कि वो मिल्क जो है वो पीछे सीक्रेट नहीं हो रहा, प्रोड्यूस तो हो रहा है, दिमाग तो प्रोड्यूस करेगा ही करेगा, लेकिन आपका बच्चा क्योंकि सब नहीं कर रहा, आप उसको निकाल ही नहीं रहे हैं। ऑक्सीटोसिन रिलीज नहीं हो रहा है? नहीं बेटे, ये तो मिल्क प्रोड्यूस हो रहा है, लेकिन वो लेकिन तो बच्चा, प्रोलैक्टिन से लिंक है ना, प्रोलैक्टिन है तो हाँ, प्रोडक्शन लेकिन बच्चा जो है वो उसको सक नहीं कर रहा क्योंकि उसकी पोजीशनिंग खराब है, या व्हाटसोएवर इज द रीजन कि आप बच्चे को दूध नहीं पिला रहे, तो मिल्क तो इकट्ठा होता जाएगा ना उसके अंदर। यस। हर बच्चे को तो वैसे आप 2 आवरली फीड कराते हो या 3-4 आवरली आप फीड कराते हो, वो सारा मिल्क जो आता है वो सारा तो निकल जाता है। तो इसके अंदर क्योंकि ब्रेस्ट के अंदर मिल्क रुकता है और इसकी वजह से इन्फ्लेमेशन ऑफ ब्रेस्ट हो जाती है, जिसकी वजह से ब्रेस्ट आपका टेंडर हो जाता है, टेंस हो जाता है और उसके अंदर स्वेलिंग होती है, और कई दफा परप्यूरियल जो सेप्सिस है ना उसका भी रीजन ये है, मेस्टाइटिस हो जाना। दिस इज वन ऑफ द रीजन ऑफ द परप्यूरियल सेप्सिस कि आपका ब्रेस्ट एनगॉर्जमेंट हो जाता है। इसके अंदर आपने करना क्या होता है, पेशेंट को एनकरेज करना होता है कि आप इसकी पोजीशनिंग अच्छी करें, प्रॉपर एक टेक्निक है फीड कराने की, ठीक है, कि आपने किस तरह से उसको बच्चे को बाजू में पकड़ के क्या पोजीशन बनानी है, डिटेल्स में जाने की जरूरत नहीं है, लेकिन उसकी पोजीशनिंग एक तो आप करेक्ट करेंगे, उससे कहेंगे कि जितना दूध है आपने अंदर रखना नहीं, आपने निकालना है, चाहे वो पंप से निकालें, आप बच्चे को पिला के निकालें या एक्सप्रेस करके निकालें, आपने उसको एवेकुएटेड रखना है, ब्रेस्ट को एम्प्टी रखना है, ठीक है। इसके अलावा अगर आपको कई दफा इसमें पस भी बन जाती है, एक्सेस भी बन जाती है, तो फिर आपको एंटीबायोटिक्स भी देने पड़ते हैं। कई दफा इतनी ज्यादा पस पड़ जाती है कि आईएनडी करना पड़ जाता है, इंसिजन एंड ड्रेनेज। तो मैं बस वो उस एरिया पे बनती है, आपके वो जो होते हैं ना ग्लैंड्स होते हैं वो स्वॉलो हो जाते हैं ना सारे, उसके अंदर मिल्क की कलेक्शन इकट्ठी होती जा रही है। और मसला सिर्फ ये है कि जो बच्चे का जो सकिंग पोजीशन है वो ठीक नहीं है। व्हाटसोएवर इज द रीजन, हो सकता है बच्चे की डेथ हो जाए, वो दूध ही ना पिला दी हो, ये भी तो हो सकता है। मिल्क तो प्रोडक्शन तो हो रही ना, उसको तो नहीं, दिमाग को तो नहीं पता ना कि बच्चा फोत हो गया या जिंदा है, उसे तो दूध पिलाते बनाते रहना है ना। नहीं, अगर मिल्क स्क्रीन नहीं होगा, मिल्क अंदर रहेगा तो नेगेटिव फीडबैक के तहत वो सप्रेस बेटे वो बाद में होगा, वो बाद में होगा, लेकिन जब उस टाइम पे तो मिल्क प्रोड्यूस होता जा रहा है ना, होता जा रहा है, दिमाग को तो नहीं पता चलता, इसीलिए तो हम ब्रोटिन भी देते हैं पेशेंट को ना मिल्क सप्रेशन के लिए। तो क्या था साथ ना बात में कि कहीं ले जाता है तो एक्सेस कहाँ पे एक्सेस हो सकता है, अच्छा आईएनडी भी करनी पड़ सकती है, ठीक है। आप एंटीबायोटिक्स देते हैं, एंटी इन्फ्लेमेटरी देते हैं पेशेंट को, और पेशेंट को कहते हैं कि आप हॉट जो टॉवल है, ठीक है, उसको आप करें, ब्रेस्ट पर लगाएं ताकि आपकी ब्रेस्ट सॉफ्ट हो जाए, मिल्क एक्सप्रेस करें और बच्चे को आप फीड करवाएं। सो दिस इज एक्चुअली द ट्रीटमेंट दैट वी गिव टू द पेशेंट, ठीक है। सो एक ये कंडीशन आपको मेस्टाइटिस का पता होना चाहिए। एक तो होती है कंडीशन जिसको कहते हैं क्रैक्ड निपल्स, ये पर्टिकुलरली होती है सेकेंडरी टू अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं डॉक्टर साहब? अच्छा, बस वो एक पेशेंट आपको दिखाना था, तो फिर आपकी कॉल नहीं अटेंड हुई, फिर मैंने पता करवाया तो पता चला कि आप ओटी पे हैं, तो बस फिर ये है कि वो फिर मैंने खुद से सॉर्ट आउट कर दिया था। बहुत शुक्रिया, ठीक है, चलो ओके। एक कंडीशन होती है क्रैक निपल्स। क्रैक निपल्स क्या होते हैं? दैट इज वेरी पर्टिकुलरली रिलेटेड टू द पोजीशनिंग ऑफ द बेबी। वो बच्चा जो है वो क्या करता है कि वो एरोला को ऐसे सक करता रहता है, ठीक है। ऑफ कोर्स उसके दांत तो नहीं होते, जॉज तो होते हैं ना उसके, ठीक है। और ये खास तौर पे रिलेटेड है पोजीशनिंग की वजह से। उसके अंदर निपल के ऊपर आपके क्रैक्स पड़ जाते हैं, नाम से पता चल रहा है ना, क्रैक निपल्स हैं। पेशेंट को बहुत पेन होता है फीड कराते हुए, क्योंकि वो जो बिल्कुल ओपनिंग्स है ना जो ग्लैंड्स की, उनके ऊपर वो स्वेलिंग होती है और क्रैक्स आ जाते हैं, ठीक है। तो वो पेनफुल कंडीशन होती है पेशेंट के लिए। इसके अंदर भी आपने पेशेंट को क्या कहना होता है, एक तो पोजीशन ठीक करें, सेकेंडली ये कि इसके अंदर भी आप एंटी इन्फ्लेमेटरी पेशेंट को देते हैं। पेशेंट को किसी भी कंडीशन में ऐसे नहीं कहना कि आपने फीड नहीं कराना, जितना वो फीड नहीं करवाएगी बैक प्रेशर ज़्यादा होता रहेगा, तो कंडीशन की वर्सनिंग होगी। उससे कहें कि आपने फीड करवाना ही है, चाहे वो हाथों से एक्सप्रेस करके निकाले या पंप से करे, जो व्हाटसएवर, ये कि वो ब्रेस्ट को एम्प्टी रखे अपने, ठीक है। तो उससे पेशेंट जो है वो लोकल पे हम उसको ऑइंटमेंट्स भी देते हैं क्रैक निपल्स के लगाने के लिए, और एंटी इन्फ्लेमेटरी भी ऐड करते हैं ताकि ये कि वो इस कंडीशन से निकल आए। तो ये दोनों कंडीशन आपको पता होनी चाहिए। ब्रेस्ट के अंदर ये दोनों कंडीशन बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है, क्रैक निपल्स और
मास्टाइटिस फाइन। अच्छा, अब हम आते हैं कि फिजियोलॉजिकल चेंजेस क्या क्या होते हैं। फिजियोलॉजिकल चेंजेस तुम लोगों को मैंने पढ़ाए हैं, प्लाज्मा ज्यादा हो जाता सारा है, कुछ वो जो है ना। अच्छा, अब ये सारी चीजें जो है वापस आ जानी चाहिए, लेकिन कुछ चीजों में अगर डिलेड इन्फ्लेशन कब होगी, जब इन्फेक्शन होगा, आर्टियोसीज होंगे, फाइब्रॉइड्स होंगे या ब्रॉड लिगामेंट हीमाटोमा होगा। इन कंडीशंस के अंदर जो रिवर्जन थोड़ी सी स्लो हो जाती है, जो चीजें आपको वापस आनी चाहिए वो बहुत जल्दी। ज़्यादा इन्फेक्शन होगा तो चीजें नहीं आएंगी ना। अच्छा, जो एक खास किस्म का जो डिस्चार्ज आता है 40 डेज में, उसका क्या नाम है? लोकिया। ठीक है, और लोकिया अपना कलर चेंज करता रहता है। ठीक है, कभी रेड होता है, कभी थोड़ा सा पेल कलर का होता है, कई दफा येलो होता है, कि कई दफा बिल्कुल क्लियर फ्लूइड होता है। ठीक है, कई दफा ब्लड टेस्ट होता है। फर्स्ट 40 डेज में लगातार आता है, 40 डेज लगातार आता है। उसकी ये इसीलिए तो ये जो टर्म यूज होती है ना Yes, कि जो है वो चिला नहा के आए हैं, Yes. ऐसे कहते हैं ना पेशेंट। ठीक है, वो इसी वजह से होती है क्योंकि 40 डेज में लौकिया कभी आएगा, कभी एक दो दिन होता है कि ना भी आए, लेकिन दैट इज एक्चुअली द परसिस्टेंट कंडीशन। और ये होता क्या है, असल में जो बाकी रेमिनेंट्स रह जाते हैं, डेसिडुअल सेल्स रह जाते हैं, वो सारे शेड ऑफ हो होते हैं। नेक्रोटिक टिश्यू प्लेसेंटा की अगर कोई चीज रह गई है, मेम्ब्रेन रह गई है, वो सारे सेल्स शेड ऑफ होके आके लौकिया में करेंगे आएंगे, और ये अपना कलर जो है वो चेंज करता रहता है। ठीक है, स्मेली भी होता है। स्मेल हो तो नॉर्मल तो नहीं है ना बेटा, स्मेल होगा तो नॉर्मल नहीं है। तो लोकिया स्मेली नहीं होता? नहीं, लौकिया कुछ नहीं होगा, ग्रीनिश कलर का नहीं होना चाहिए लौकिया। ठीक है, हल्की फुल्की फाउल स्मेलिंग जो भी चीज होगी वो खराब होगी। ठीक है, ये कलर अलबत्ता अपना चेंज करता रहेगा। ठीक है, अच्छा जी, ब्लड फंक्शन। अच्छा, ब्लड फंक्शन में मैं सिर्फ आप लोगों को ये बताना चाहती हूँ, बहुत ज़्यादा ये डिटेल प्रेजेंटेशन है, लेकिन इसको थोड़ा थोड़ा करके बताऊंगी तो आपको बुक वाला टॉपिक कवर हो जाएगा। ब्लड फंक्शंस को क्या होगा बेटा, एपिड्यूरल आपने लगाया है पेशेंट को, वो इनकंटिन्यूअस होगा, मतलब वो रोक नहीं सकता ना, मतलब एपिड्यूरल रिटेंशन होगी ना यार, रिटेंशन होगी तो फ्री हो जाएगा। ठीक है, रिटेंशन होगी, रिटेंशन होती है तो फिर उसके अंदर वैसे अक्सर पेशेंट्स में आप कैथेटराइज नहीं करते, पेशेंट को इनकरेज करते हैं कि आप वॉशरूम जाएं, अपनी यूरिन वाली जगह के ऊपर पानी गिराएं, तो उससे अक्सर पेशेंट यूरिनेट कर देते हैं, लेकिन अगर बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम हो तो उसको हमें कैथेटराइज करना पड़ता है। ठीक है, तो ब्लैडर हैबिट्स नॉर्मल डिलीवरी में अगर एपिड्यूरल नहीं दिया तो खुद ही पेशेंट्स के वापस आ जाते हैं। सिजेरियन में स्पाइनल की वजह से और नॉर्मल डिलीवरी में एपिड्यूरल की वजह से कई दफ़ा पेशेंट्स जो है वो रिटेंशन में जाते हैं, तो उसमें फिर हम पेशेंट को इनकरेज करते हैं, अदरवाइज हम उसको कैथेटराइज कर देते हैं। बस इतना पता होना आप लोगों के लिए काफ़ी है, समझ आ गई है। बाउल हैबिट्स के अंदर क्या होता है कि क्योंकि एपिजोटमी दी होती है बेटे आप लोगों ने, एपिजोटमी का पता है? Yes. तो उसकी वजह से क्या होता है कि पेशेंट को एक फियर होता है कि मैं कैसे जाऊंगी वॉशरूम। वन ऑफ द रीजन फॉर द कॉन्स्टिपेशन इज दिस। सेकंड रीजन ये होती है कि पेशेंट खा भी नहीं रही होती इतना ज़्यादा, ऑपरेशन के फौरन बाद से वो इतना ज़्यादा खाना पीना नहीं स्टार्ट करती, वाटर इनटेक अच्छा नहीं होता, दैट एक्चुअली कंट्रीब्यूट्स टू द कॉन्स्टिपेशन। तो ये सारे वो फैक्टर्स हैं जो कि कॉन्स्टिपेशन को एग्रवेट करते हैं। ट्रीटमेंट क्या करना है, कंजर्वेटिव ट्रीटमेंट रखना है, इसबगोल हस्क आप दे सकते हैं। ठीक है, इंक्रीज वाटर इनटेक दें, पेशेंट से कहें फाइबर डाइट ज़्यादा दें, सो दैट एक्चुअली ट्रीट्स द कॉन्स्टिपेशन। इसकी कंजर्वेटिव मैनेजमेंट है। ठीक है, ये सारा कुछ कोई लिखा हुआ है कि फियर ऑफ इवैक्यूएशन होती है, अगर कोई हेमोरॉइड्स वगैरह है दैट इज अनदर थिंग। लेकिन अक्सर पेशेंट को क्या होता है कि उसे होता है कि नीचे टाँके लगे हुए हैं तो प्रॉब्लम होगा। ठीक है, ट्रीटमेंट बेटा मैंने आपको बता दिया है, वही वाला इसबगोल हस्क दें, हाइड्रेशन इंप्रूव करें एंड फाइबर डाइट इंक्रीज है, दैट विल एक्चुअली सेटल डाउन। ठीक है, पेल्विक फ्लोर एक्सरसाइजेस पता है आप लोगों को, पूरा नेट भी भरा हुआ है आजकल। पेल्विक फ्लोर स्ट्रेंथनिंग एक्सरसाइजेस हम पेशेंट को एडवाइस कर सकते हैं। ठीक है, फालतू बातें मैंने आप लोगों को इसमें नहीं पढ़ानी, जो पढ़ाने वाली बात है ना वो मैं आपको बताती हूँ। अच्छा, कॉम्प्लिकेशंस में क्या क्या हो सकता है? हाइपरटेंशन, एक्लेप्सिया। हाइपरटेंशन आपने पढ़ा था ना कि हाइपरटेंशन होती है। अब हाइपरटेंशन को ट्रीट मैंने उसी वक्त ही वैसे आप लोगों को पढ़ा दिया था कि क्या करना है, कि आपने पोस्ट इकल पीरियड में पेशेंट की बीपी चार्टिंग करनी होती है। ठीक है, और एंटी हाइपरटेंसिव अगर उसको ज़रूरत है तो आपने उसको देने हैं। अगर उसका ब्लड प्रेशर बिल्कुल नॉर्मल हो गया तो वो छोड़ सकती है, लेकिन अदरवाइज आपको उसको देना है ब्लड प्रेशर की दवाई। और उसको ये भी कहना है कि 6 हफ्ते के बाद दोबारा भी चेक करवाए, क्योंकि PIH वाले पेशेंट जो है वो प्रोन होते हैं टुवर्ड्स डेवलपिंग क्रॉनिक हाइपरटेंशन है।
ये बात मैंने आप लोगों को बताई थी ना, ठीक है। सो अगर जो है वो प्री क्लैम्पशिया की पेशेंट थी या क्लैम्पशिया की पेशेंट थी तो कई दफा उनको 2-3 हफ्ते दवाई देनी पड़ती है एंटी हाइपरटेंसिव थेरेपी, तो वो आपको देनी पड़ेगी। कौन सी देंगे दवाई? लेपिडोल और मोस्ट पीरियड में भी दे दें। नेफिडिप कैल्शियम चैनल ब्लॉकर हम देते हैं पेशेंट्स को, ठीक है। फर्स्ट लाइन ट्रीटमेंट क्या है ऑफ द प्रेगनेंसी? कैल्शियम चैनल ब्लॉकर्स हम पेशेंट को देते हैं, ठीक है। लेपिडोल लिखा होगा लेकिन हम बुक्स में भी आप लोगों के कैल्शियम चैनल ब्लॉकर। हमने तो बुक में भी यही वाली स्लाइड वाली बात लिखी है क्या ये लेबिटालोल नहीं कैल्शियम चैनल ब्लॉकर्स आप लोग, ठीक है। लेपिडोल दे सकते हैं, कॉन्ट्राइंडिकेशन नहीं है, लेकिन हम यहाँ पर भी आपको जो बढ़ाते हैं नेफिडापीन या कैल्शियम चैनल और मैम ब्लॉकर्स 1 to 2 weeks post natally commonly needed साथ ही लाइन वीडियो 1 to 2 वीक्स जरूरत पड़ सकती है। जैसे मैंने बताया ना कि प्री क्लैम्पशिया या क्लैम्पशिया है, कई दफा 1 हफ्ते या 2 हफ्ते देनी पड़ जाती है, फिर आप छुड़वा के देख लें, अगर ब्लड प्रेशर नॉर्मल आता है तो उसको छोड़ दें। अदरवाइज फिर ये जितना लंबा जा रही है वो पेशेंट अगर 6 हफ्ते के बाद भी उसका ब्लड प्रेशर रेज रहता है, अगर 6 वीक्स में भी आपने एक पेशेंट का ब्लड प्रेशर चेक किया और वो ज्यादा है तो वो क्या है? वो क्रोनिक हाइपरटेंसिव है पेशेंट। अगर हाइपरटेंसिव पेशेंट है पीआईएच वाली तो 1-2 हफ्ते में उसको सेटल हो जाना चाहिए, ठीक है। अगर नहीं सेटल हो रही तो ये वो है। एक दूसरी कॉम्प्लिकेशन जिसमें पेशेंट जा सकते हैं वो क्या होती है? सेकेंडरी पीपीएच, पोस्टमार्टम में सेकेंडरी यस वो तो एक तो प्राइमरी पीपीएच होता है ना, प्राइमरी पीपीएच होता है विद 24 आवर्स, ये पढ़ा है आप लोगों ने पीपीएच, ठीक है। और 24 आवर्स के बाद वाला जो टाइम होता है सेकेंडरी पीपीएच, तो ऑफ कोर्स इसकी कॉम्प्लिकेशन तो है ना। एंड्रोमेट्राइटिस जब आपने पीपीएच पढ़ा होगा तो आपने इसकी मैनेजमेंट भी देख ली होगी, आपको ये पता होना चाहिए कि हाँ ये कॉम्प्लिकेशन इसमें हो जाती है। बड़ा हुआ है ना ये पीपीएच में यस बस। अच्छा जी, ऑब्स्टेट्रिक पाल्सी भी होती है। आप जो पेशेंट को एनेस्थीसिया देते हैं, रीजनल एनेस्थीसिया देते हैं, या इवन आप पेशेंट की जब पोजीशन भी बनाते हैं ना लिथोटमी पोजीशन, तो उसके नीचे यहाँ पर आपने वो एक लोहे का वो एक सपोर्ट होती है ना, जिसकी वजह से कई दफा पेरिनियल नर्व्स जो है वो आपकी दब जाती है और पेशेंट को पैल्सी वाली कंडीशन आ सकती है। पेशेंट अक्सर कहते हैं कि हमें नमनेस है, फुट ड्रॉप हमें फुट ड्रॉप तो बहुत ज्यादा डैमेज होता तब है ना। पैल्सी का मतलब होता है वीकनेस, पैरालिसिस का मतलब होता है कि बिल्कुल नकारा हो गया है। तो पैल्सी एक टेम्परेरी चीज है जिसकी वजह से उसको प्रेशर आया है पेरिनियल नर्व के ऊपर और वो कुछ दिनों के बाद खुद ब खुद भी ठीक हो जाता है। मैं यूनिलैटरल होगा, कई दफा यूनिलैटरली होता है क्योंकि कई दफा एक जो लिम्ब है उसके नीचे वाले ने आपको तंग किया है, पोजीशन अच्छी नहीं थी एक लिम्ब की आपकी, तो उसमें वो पेशेंट कहते हैं कि मुझे नमनेस है, मुझे चलने में थोड़ा सा प्रॉब्लम होता है और कुछ दिनों के बाद वो ठीक हो जाता है। फुट ड्रॉप एक बहुत एक्सट्रीम कंडीशन है जो कि बिल्कुल ही पैरालिसिस में अगर पेशेंट चला जाए तो फिर हो सकता है। लेकिन ये है कि ये चीजें मोस्टली जो है वो टेम्परेरी होती है और सेट हो जाती हैं, ठीक है, ये परमानेंट नहीं। मेरा फुट ड्रॉप बोले फिर या ना बोले, इधर भी है फुट भी वैसे है। फुट ड्रॉप पैरालिसिस में हो सकता है, पैल्सी में नहीं होता। पैल्सी का क्या मतलब होता है? वीकनेस। पैरालिसिस का क्या मतलब होता है? खत्म हो जाना। तो हो तो सकता है लेकिन लेस लाइकली है। मैं ये नहीं कह रही कि नहीं हो सकता, लेकिन लेस लाइकली साथ में जी। पैल्सी इज मोर कॉमन। मैंने अभी तक 20 साल में अभी तक फुट ड्रॉप का पेशेंट नहीं देखा। ऑफ कोर्स इट इज लेस कॉमन, लेकिन अक्सर पेशेंट ऐसे आते हैं वो कहते हैं कि मैडम हमारा डिलीवरी के बाद जो है ना हमसे चलने में मसला होता है। क्यों? क्योंकि उस टाइम पे जो उनकी पोजीशनिंग हमने बनाई थी, जो लिथोटमी बनाई थी, उसकी वजह से उसकी नर्व हल्की फुल्की जो है वो डैमेज हुई है और वो रिकवर हो जाएगी, ठीक है बच्चों। तो पैल्सी और पैरालिसिस दोनों हो सकते हैं। डायस्टेसिस वो यूरिनरी आप तो नहीं बताओगे। शोल्डर डिस्ट्रोशिया में भी आपने पढ़ा होगा। यस कई दफा क्योंकि और नॉर्मल लेबर में भी आपको पढ़ाया था कि ये जो ब्यूबिक सिम्पथसिस वाला जॉइंट है ये क्या होता है? रिलैक्स होता है इसका कार्टिलेज। क्यों? क्योंकि उसने फैसिलिटेट करना होता है डिलीवरी को। तो कई दफा क्या होता है कि आपका ये जो इतना कार्टिलेज वीक हो जाता है कि वो डायस्टेसिस की तरफ जैसे डिसलोकेशन टाइप की चीज होती है वो हो जाता है, जिसकी वजह से पेशेंट को चलने में प्रॉब्लम होता है, ठीक है। और उसका बिल्कुल जैसे डक लाइक गेट नहीं होता, बेंडिंग गेट, वो हो जाता है, ठीक है। ये कॉम्प्लिकेशन है, ये प्रेगनेंसी की ही एक कॉम्प्लिकेशन है और इसके अंदर पेशेंट को पेन भी होता है। डिलीवरी के बाद पेशेंट कहते हैं कि ये जो दरमियान वाला हिस्सा है ना मेरा, क्योंकि बोन्स आपस में आगे पीछे एक पैराडॉक्सिकली जी बिल्कुल,
वो आपस में आके कार्टिलेज में मिलती है ना, जब उसकी पोजीशन एक ही आगे पीछे थोड़ी सी हो गई है, कार्टिलेज थोड़ा सा आपका डैमेज हो गया है, तो उससे क्या होगा कि पेशेंट को दरमियान वाले हिस्से में पेन होगा। बहुत कॉमन कंडीशन नहीं है लेकिन है, हो जाती है, ठीक है। यानी कि मैंने कोई वाली बात नहीं, जैसे वो बिल्कुल नहीं देखा, इसके मैंने 1-2 केसेस देखे हैं डायस्टेसिस के। इसके अंदर आप पेशेंट को एनसिड्स देते हैं, कंजर्वेटिवली ट्रीट करते हैं, और कई दफा ना आपका इतना वो जरूरत पड़ती है कि एक प्रॉपर जो है ना प्रोसेस टाइप एक जैसे बेल्ट नहीं होती वो मिलती है प्रेगनेंसी बेल्ट के लिए। उससे क्या होता है कि आपका जो प्यूबिक सिंथेसिस वाला एरिया वो सपोर्टेड रहता है, और ये खुद ब खुद सेल्फ रिजॉल्विंग कंडीशन है। बेड रेस्ट करने से और एंटी इंफ्लेमेटरी देने से कार्टिलेज खुद ब खुद अपनी पोजीशन वापस रिटेन कर लेता है और पेशेंट के सिम्टम्स कंट्रोल हो जाते हैं। समझ आ गई है? यस। ये भी पोजीशन की वजह से होता है। बेटे देखो ना, यूट्रस बहुत बड़ा हुआ है ना एकदम, ठीक है, और डिलीवरी हुई है उसमें से, तो हो सकता है कि जैसे जॉइंट डिसलोकेट हो जाते हैं, वीक ये हो बोन सकता है, शायद इसकी वजह नहीं हो सकता है। काट लेकिन ये भी है कि अगर हाँ ये है कि अगर बहुत ज्यादा ट्रॉमेटिक अगर किसी की डिलीवरी हुई हो, कोई बहुत बड़ा बच्चा उसने डिलीवर किया है, उसके अंदर चांसेस ऑफ डायस्टेसिस बहुत ज्यादा होते हैं। लेकिन हर पेशेंट में नहीं होता, लेकिन कुछ पेशेंट्स में हो जाता है। कई बच्चे जो है 4.5 kg के भी पैदा होते हैं, लेकिन माँ को कुछ नहीं होता। 2.5 kg नॉर्मल, 4.5 kg मैंने कहा हो जाते हैं ना डिलीवर नॉर्मल, तो उसमें नहीं होता कुछ भी। लेकिन ये है कि कुछ लोगों के अंदर 3.5 kg पे भी हो जाता है कुछ। सो एक्चुअली देयर इज नो 1 + 1 0 नहीं है ऑप्स के अंदर, 3 1 + 1 11 होता है। ठीक है, पूरी नहीं होता, पूरी क्लास बदल जाएगी इसको 11 बनाने में। इसको 11 साबित करने में पूरी क्लास बदल जाएगी। अब वो 11 मानने के लिए तैयार नहीं हो रहा, जैसे 1 + 1 3 बनाना है। अच्छा ठीक है बच्चों, थ्रोम्बोएम्बोलिज्म तुम लोगों ने पढ़ लिया है, बीपी Yes. तुम लोगों को पढ़ाया है, मैं वो दोबारा डिटेल्स में नहीं जा मैम वो आपने वो पीपीएच जो बोला था ना, पीपीएच हमने नहीं पढ़ा, एपीएच पढ़ा है, एंटी पार्टम हेमरेज, एपीएच प्रोटोकॉल। पीपीएच तो आपने लास्ट 2 दिन में पढ़ना था। तो एंडोमेट्राइटिस तुम्हें कहां से नजर वो आया? मैं पहले से पढ़ के आऊंगा इसलिए अच्छा वो मैंने पिक किया। चलो अभी पढ़ा देंगे, फिर वो टॉपिक कोई होगा, अगर एपीएच आप लोगों ने पढ़ लिया एपीएच जो में कोई पढ़ा था हमने वो ना, तो मैंने पढ़ाया था ना। हाँ तो वो आपने कहा था कि लास्ट 2 दिन में हाँ पीपीएच तो फिर हो सकता है कि आजकल मैं आपको सुना टॉपिक हो, तो पीपीएच हम पढ़ा देंगे आपको, ठीक है। तो प्राइमरी पीपीएच होता है और सेकेंडरी पीपीएच होता है, जो हम ट्रीटमेंट बताएंगे वही इसकी ट्रीटमेंट होती है। थ्रोम्बोएम्बोलिज्म मैंने आपको बता दिया। चेस्ट कॉम्प्लिकेशन बेटे क्या क्या हो सकती हैं? चेस्ट कॉम्प्लिकेशन अगर आपने खासतौर पे अगर सिजेरियन किया है और उसको जीए देने की जरूरत पड़ गई है, तो उसमें तो फिर निमोनिया वगैरह हो सकता है ना, यस। क्योंकि ट्यूब डालेंगे ना आप उसमें, तो ज्यादा चांसेस होते हैं कि उसके अंदर हो। इसके अलावा जो है वो एंटीलैक्टेसिस हो जाता है कुछ लोगों के अंदर। हाँ, ये भी सारी कोई कंडीशन है, एस्पिरेशन, निमोनिया, एंटीलैक्टेसिस, जो कि उन पेशेंट्स में ज्यादा होती हैं जिनको जीए मिला होता है। जीए के अंदर इसके चांसेस ज्यादा होंगे ना, ठीक है। और इसीलिए हम लोग क्या प्रेफर करते हैं कि जब भी हम सिजेरियन करते हैं हम जीए में नहीं करते, हम किस में करते हैं? उस दिन भी मैंने बताया था, लोकल बोला है, लोकल में करते हैं सिजेरियन। लोकल नहीं मतलब वो Spinal स्पाइनल कॉर्ड बता, स्पाइनल कॉर्ड में देते हैं तो नीचे वाला सारा सेक्शन वो लोकल बेटा, लोकल का मतलब ये है कि आप सिर्फ इंसिजन साइड पे दें। नहीं, मेरे लोकलाइज से मुराद है लोअर लिम्ब सिर्फ लोकलाइज किया। ये रीजनल होता है बेटा, हाँ रीजनल यानी वो पूरा रीजन एक आपने ले लिया है ना। लोकल का मतलब है कि एक स्पेसिफिक साइट, ठीक है। तो हम जब भी सिजेरियन करते हैं वी प्रेफर कि हम स्पाइनल में करें इंस्टेड ऑफ गोइंग इनटू जीएनएस जनरल एनेस्थीसिया। क्यों? क्योंकि लंग की और चेस्ट की कॉम्प्लिकेशंस बहुत ज्यादा होती हैं, यस। ठीक है। बस इतना काफी है साहब, अच्छा वो कल क्लास है मैंने देख लिया डॉक्टर जवेरिया मैडम बस ठीक है। पीपीएच। अच्छा आप देखो बर्क्यूलर पैचेस क्या, फीवर की कोई वजह है ना, कि फीवर की कोई वजह होनी चाहिए। यस। अच्छा नॉर्मल डिलीवरी हो या सिजेरियन हो ना, तो उसके अंदर पहले 24 घंटे में फीवर हो भी जाता है, क्योंकि एक तो मैटरनल एग्जॉशन होती है पूरी, आपने एपिजोटमी भी दी है, आपने कट भी लगाए हैं, पेशेंट भी एग्जॉस्टेड है, तो उसके अंदर फीवर हो जाना इज समथिंग एल्स। लेकिन अगर 24 आवर्स के बाद फीवर हो रहा है तो वो फिर कंडीशन अच्छी नहीं है, फिर इसका मतलब कि अब कोई ना कोई पैथोलॉजी है, ठीक है। और जो सारी कंडीशंस मैंने तुम लोगों को पीछे बताई हैं उसमें से कोई भी रीजन हो सकती है फॉर कॉजिंग द
पर्क्यूरियल पायरेक्सिया, ठीक है। सो इसको हमें देखना पड़ता है। इसके अंदर सारी ये वाली कंडीशंस हैं जो कि कर सकती हैं। फॉर एग्जांपल अगर कफ है, चेस्ट इन्फेक्शन, आपने अब ये देखना है कि फीवर है क्यों, आखिर मसला क्या है। पेशेंट आपके पास आया है, एक हफ्ते के बाद आया है, उसने कहा कि मुझे 2 दिन से बुखार है, तो आपने देखना है कि उसकी रीजन क्या है। अब वो रीजन इन सब में से कोई भी हो सकती है। फॉर एग्जांपल कफ हो सकता है, कफ हो सकती है, स्पूटम हो सकता है, डिस्निया, सोर थ्रोट, सर्वाइकल लिम्फेडेनोपैथी, हेडेक और नेक स्टिफनेस, ये भी हो सकता है। स्पाइनल एनेस्थीसिया के बाद पेशेंट को हो जाता है कई दफा। ये हो सकता है यूटीआई की वजह से हो रहा हो, जिसमें डिसयूरिया, लॉइन पेन और टेंडरनेस हो सकता है ना, किडनी का कोई प्रॉब्लम चल रहा हो उसका। सेकेंडरी पीपीएच के अंदर जैसे बताया था एंडोमेट्रियोसिस आपने कहा था, हो सकता है उसकी वजह से। तो सारी जो मैंने पीछे कंडीशन बताई है आपको, उनमें से कोई भी कंडीशन उसको कॉज कर सकती है फीवर। लेकिन आपने ढूंढना है पेन, अगर काफ के अंदर पेन है तो फिर दिमाग कहाँ पे जाता है, डीवीटी की तरफ जाता है। डीवीटी भी तो कॉज कर सकती है ना फीवर, ठीक है। थ्रोम्बोफिब्रिलिटिस है, वो भी कॉज कर सकता है। चेस्ट पेन है तो पल्मोनरी एम्बोलिज्म की कंडीशन भी हो सकती है। पेनफुल अगर एंगोल्ड आपके ब्रेस्ट है तो मैस्टाइटिस हो सकती है। एब्सेस जैसे मैंने आप लोगों को बताया था कि अगर इतना ज्यादा काम खराब हो गया कि उसमें पासी पड़ गई है, तो ये वो सारी कंडीशंस हैं जो कि आपको देखनी होती हैं। ये सारी कंडीशंस क्या कॉज कर सकते हैं पर्क्यूरियल पायरेक्सिया। और फिर अगर वो पेशेंट आपने हिस्ट्री में लोकलाइज कर लेना है कि उसको चेस्ट खराब है उसकी, तो आप उससे रिलेटेड इन्वेस्टिगेशंस करवाओगे, ऐसा ही है ना। अगर उसका मैस्टाइटिस का मसला है, वो पेशेंट आपने ब्रेस्ट उसका एग्जामिन किया उसका मैस्टाइटिस, तो आप उससे रिलेटेड तो आपको कोई इन्वेस्टिगेशन करवानी है तो करवाओगे ना। ये तो नहीं कि ये सारी की सारी इन्वेस्टिगेशंस करवा दोगे। पहले आप हिस्ट्री से रूल आउट करेंगे और फिर जो इन्वेस्टिगेशंस रिक्वायर्ड हैं उस सिम्पटम की वो आप करेंगे, और ट्रीटमेंट उसका सारा बस दायरा है, ट्रीटमेंट ऑफ द कॉज होगा। मैम बोलो ना, मुझे कमेंट दो ना, अगर करने का कोई कमेंट मार। मैम बुक में एक ये चीज लिखी है, टेम्परेचर ऑफ 38 डिग्री सेल्सियस और हायर और एनी 2 ऑफ द फर्स्ट 10 डेज पोस्टमार्टम पायरेक्सिया। तो अगर फर्स्ट 10 दिन के बाद जो फीवर होगा उसको हम किस कैटेगरी में डालेंगे? इन फर्स्ट 10 डेज ऑफ पोस्टमार्टम, ये बुक में लाइन है, ये प्यूपियल पायरेक्सिया की डेफिनेशन है, और एक्सक्लूडिंग द फर्स्ट 24 आवर्स। ये 10 टीचर्स में बेटा जी 10 टीचर्स है ना, वही फर्स्ट पढ़ 10 डेज एक्सक्लूसिव ऑफ, वैसे इसके अंदर भी फर्स्ट 10 डेज Right, है, right. उसके बाद भी पर्क्यूरियल पायरेक्सिया ही होना चाहिए। हाँ वो इसलिए मैंने पूछा, हाँ। मैंने कहा वो तो फिर क्योंकि देखो इसमें भी इन्होंने वैसे डेफिनेशन मैंने आपको पढ़ी 10 टीचर्स की शायद बनी, वो सारी वही लाइन है। तो उसके वो भी लगे हुए हैं ना उसके अंदर। लेकिन ये है कि पर्क्यूरियल में जो भी 6 वीक्स तक फीवर है ना, पर्क्यूरियल पायरेक्सिया ही कंसीडर होता है, 6 ठीक है। 6 वीक्स के अंदर जो भी प्रॉब्लम आएगी वो इसमें होगी। आपने ट्रीटमेंट आपने इसकी ढूंढ लेनी है, ठीक है। अगर मैस्टाइटिस है तो मैस्टाइटिस का ट्रीटमेंट करें, चेस्ट इन्फेक्शन है तो चेस्ट इन्फेक्शन का ट्रीटमेंट करें, अगर डीवीटी है तो फिर क्या करें, हेपेरिन दें या क्लेंजेन दें या जो भी दें, ठीक है। वो ट्रीटमेंट ऑफ द कॉज आपने उसका करना है। समझ आ गई है? सो दिस इज एक्चुअली द पर्क्यूरियल पायरेक्सिया। इसमें से हम बाकी चीजें इतनी ज्यादा नहीं आपसे पूछते, लेकिन पर्क्यूरियल पायरेक्सिया का एक आधा सवाल हम आपसे पूछ लेते हैं कि इसमें से एमसीक्यूज आ जाते हैं, और उसमें मेन आपको पता होना चाहिए जो सारी पीछे मैंने बैकग्राउंड बताया है वो सारा इसमें आता है। डिफरेंशियल वाला ये सारी कॉजेज हो सकती हैं फॉर द पायरेक्सिया, ठीक है। ठीक है बच्चों, इसमें से ज्यादा फोकस हम पर्क्यूरियल पायरेक्सिया और की ये सब तरफ वो सारे बात तो बच्चों मसला क्या है, छुट्टी कैसे चाहिए, 45 हुआ है ना। नहीं बेटा अभी सुनो, सुन रहे हैं। अच्छा जो ऑर्गेनिजम्स कॉज कर सकते हैं ना, तो ये स्ट्रेप्टोकोकस क्या ऑर्गेनिजम है, मैम ये पोली नहीं है, पोली वो जो माइक्रोबियल यानी बहुत पॉलीमाइक्रोबियल भी होता है। लेकिन ये सारे ऑर्गेनिजम जो मैंने ये तो नहीं कहा कि एक ही ऑर्गेनिजम ये वाला कॉज करेगा, तो एरोब्स भी हो सकते हैं, एनारोब्स भी हो सकते हैं, और दो मिलकर इन्फेक्शन कॉज करेंगे तो पॉलीमाइक्रोबियल हो जाएगा, ठीक है। लेकिन ये एनारोबिक भी होते हैं और एरोबिक भी होते हैं इन्फेक्शन, राइट। तो साइंस ऑफ पर्क्यूरियल पायरेक्सिया देखो, पैल्विक इन्फेक्शन, पायरेक्सिया, टैकिकार्डिया, यूट्रस, अच्छा इन्फेक्टेड वूंड नहीं बताया तुमने, सिजेरियन सी सेक्शन में सिजेरियन सेक्शन में वूंड भी तो इन्फेक्ट
इन्फेक्टेड हो सकता है, इवन एपिजोटिक भी इन्फेक्टेड हो सकती है, उसको भी एग्जामिन करना है, वो नहीं था उसमें, ठीक है, वो याद रखना है। तो ये सारी चीजें जो है ना वो हो सकती हैं, बाकी सारा कुछ वही है। अच्छा, ऑफेंसिव लॉकिया जो आप कह रहे थे ना, वो फिर पेल्विक इन्फेक्शन की निशानी है, ठीक है। अगर पेशेंट कहती है कि बहुत ज्यादा कोपियस है, बहुत ज्यादा स्मेल आ रही है, या उसका कलर जो है वो येलोइश है या ग्रीनिश है, तो आपको थोड़ा शक होता है कि एंडोमेट्राइटिस ना हो इसको, सही। ठीक है। वैसे लोग क्या नॉर्मली फाउस में नहीं होना चाहिए, फाउस में नहीं होना और अगर स्मेल है तो एंडोमेट्राइटिस की तरफ। एंडोजाइल उधर से आ रही है सॉल्यूशन। बेटे आप तो क्या पढ़ रहे हो ऐसा? मैं मुझको भी बुक है उसके थोड़ा गूगल स्कॉलर। बेटे उसको बंद करें, बेशक घर जाके गूगल स्कॉलर पानी में डाल के पी लेना, अभी बंद करो इसको। रोज रोज नई नई किताबें भी आती है, उसके बाद फलाना स्कॉलर, इरफान स्कॉलर, तो ये वो। अच्छा, ये सब कुछ वही है, बंद करो बेटे, नहीं खोलनी, ठीक है। अच्छा, जो इन्वेस्टिगेशंस है ना, जैसे मैंने आप लोगों को बताया कि इन्वेस्टिगेशंस आपको कॉज रिलेटेड ही चाहिए। ब्लड सीबी तो हम सब नहीं करा रहे हैं ना, क्या देखना है? WBC देखेंगे। हाँ, ल्यूकोसाइट्स देख लो, प्लेटलेट्स देख सकते प्लेटलेट्स देख सकते हो, एचपी देख सकते हो, और इसके अलावा यूरिनारी भी तो करा लोगे ना, ठीक है। उसके बाद आप अल्ट्रासाउंड भी करवा लोगे, ठीक है। उसके बाद अगर बहुत ज्यादा डायरेक्टेड आपको जरूरत है तो चेस्ट एक्सरे करवाना है तो वो करवा लो। अगर बहुत ही हालत खराब है, जैसे इसमें लिखा हुआ है कि एबीजीज करवाएं, तो वो तो बिल्कुल ही शॉक में अगर पेशेंट आई है सेप्टिक शॉक में, तो तब करवाएं ना, ठीक है। इसके अलावा वुंड इन्फेक्टेड है तो उसका आप स्वैब लेके भेज दें कल्चर के लिए, ऐसे ही है ना, ये वाले टेस्ट करवाएंगे ना आप उसमें। तो अक्सर पेशेंट हमारे पास पर्क्यूलियर पैरेक्सिया में ही आते हैं, लेकिन अगर ये एक्सट्रीम कंडीशन में चले जाए तो पेशेंट को फिर क्या हो सकता है, सेप्टिक शॉक में भी पेशेंट हाँ, वो फीवर ज्यादा कांस्टेंट रहने की वजह हो से सकता है ना, शॉक पेशेंट वैसे ही इम्यूनो कॉम्प्रोमाइज थी और ऊपर से शॉक में आपके पास आ जाए। लेकिन आपने डायरेक्टेड रह के अगर डीवीटी का आपको सस्पिशन है तो आप क्या करवाओगे, अल्ट्रासाउंड करवा दोगे। ये पूरा चैप्टर है तुम लोगों की बुक में, जो तुम लोग कह रहे थे मैं छुट्टी दे दें, हैं? ये बहुत लंबा है। नहीं, उसमें पिक्टोरियल डिसऑर्डर सिर्फ 3 पेजेस के हैं। 3 पेज थोड़े, और छोटी यही मैम स्लाइड में जो लिखा है यही है। यही है, लेकिन समझ लोगे तो आसानी हो जाएगी। अच्छा, एक मिनट सुनो अभी, मैं एक और चीज जो तुम लोगों को बताना चाह रही हूँ। बाकी तो चलो पर्क्यूलियर पैरेक्सिया तो हो गया कवर, पर्क्यूलियर पैरेक्सिया और सेप्सिस, ठीक है, ये आपको पता होना चाहिए इसकी कॉजेस क्या है, इन्वेस्टिगेशंस क्या करवानी है, ट्रीटमेंट ऑफ द कॉज। एक इंपॉर्टेंट चीज बेटे इसमें साइकियाट्रिक डिसऑर्डर्स हैं, ठीक है। इसके अंदर बाकी चीजों का तुम लोगों को पता हो ना पता हो, तुम लोगों को ब्लूज का हम अक्सर पूछ लेते हैं, पोस्टमार्टम ब्लूज क्या होते हैं। एक टर्म होती है पोस्टमार्टम ब्लूज और एक होती है पोस्टमार्टम पिंक्स, ठीक है। ये नहीं है कि हर पेशेंट को ही हो जाना है, लेकिन ये हैं चीजें। पोस्टमार्टम डिप्रेशन और साइकोसिस में भी पेशेंट्स चली जाती हैं। ब्लूज के अंदर क्या होता है कि पेशेंट का मूड बहुत ज्यादा कम होता है, लो मूड में होती है पेशेंट, ठीक है, लो मूड में होती है, और ये तकरीबन जो डेवलप होता है ना 2 से 3 डेज के अंदर डेवलप होता है, एंड दैट एक्चुअली रिजॉल्व बाय द एंड ऑफ द फर्स्ट डोपामिन डेज होता है। नो ट्रीटमेंट तो बता रही हूं पहले दे लो। अच्छा, लो मूड होगा, फ्रेजाइल मूड होगा इसके अंदर, ठीक है, और ये पेशेंट वो होते हैं जो कि पोस्टमार्टम डिप्रेशन में भी आ सकते हैं बाद में, ठीक है। अच्छा, पोस्टमार्टम डिप्रेशन की एक ऐसी कंडीशन है, अच्छा ये ज्यादातर उन लोगों के अंदर ये कंडीशन होते हैं जो कि सपोर्टेड फैमिलीज नहीं होती, लो क्लास नहीं लो क्लास तो नहीं, लेकिन ये कि अकेले रहने वाले जैसे होते हैं, बाहर के मुल्कों में ये ज्यादा होता है पोस्टमार्टम डिप्रेशन एंड साइकोसिस। क्यों? क्योंकि आप एकदम जब आप पेरेंट बनते हैं और उसकी रिस्पांसिबिलिटी जब माँ के ऊपर आती है ना, तो वो उस वजह से पेशेंट ब्लूज में और साइकोसिस में और डिप्रेशन में जाती है। एकदम सो लेस सपोर्टिव फैमिलीज के अंदर जिनके साथ कोई नहीं होता, उनके अंदर ज्यादा प्रोन है ये कंडीशन, ठीक है। कॉन्ट्रेरी टू लो मूड और ये स्लीप प्रॉब्लम्स और वर्स, ये सारी चीजें इसके अंदर आ जाती हैं। एकदम तो नहीं होता, 9 महीने मतलब बेटे 9 महीने के बाद एकदम सारी चीजें चेंज होती हैं। 9 महीने बच्चा पेट में होता है, वो आपको 9 घंटे बाहर निकल के आपके बिल्कुल तारे जो है ना वो आपको बता देता है कि मैं अंदर था तो कितना सुकून था, ठीक है। तो ये ऐसा होता है। एंटीपार्टम डिप्रेशन भी एक टर्म है, कुछ पेशेंट्स को एंटीनेटली भी डिप्रेशन हो जाता है, लेकिन ज्यादातर तो ये होता है पोस्टमार्टम डिप्रेशन, पोस्टमार्टम साइकोसिस और ब्लूज। अच्छा, एक कंडीशन होती है जो पिंक्स होते हैं। पिंक्स के क्या, पिंक्स होते हैं पेशेंट के अंदर के, इधर भी लिखा होगा वो पर लिखा है। इसके
एलिवेटेड मूड होता है, हैप्पी मूड होता है। हाइपर रिफ्लेक्स। हाँ, ये दोनों अलग कंडीशन है। पिंक्स का भी आपको पता होना चाहिए, पोस्टमार्टम ब्लूज का पता होना चाहिए, डिप्रेशन का तो आप लोगों को पता ही है। ट्रीटमेंट जो होती है अलार्मिंग सिम्टम, अगर बहुत ही मसला खराब हो जाए ना तो फिर पैनिक अटैक्स और इसके अंदर जो है ना, अच्छा गिल्ट और होपलेसनेस ये बहुत कॉमन है पेशेंट्स में। गिल्ट और होपलेसनेस होती है पेशेंट्स में, नींद नहीं आती और ये इमीडिएटली आपको शुरू हो जाती है ये वाली चीजें, ये बहुत कॉमन है, ठीक है। अच्छा, पोस्टमार्टम डिप्रेशन के अंदर जो है ना, ये भी तुम लोगों के उसमें से दिया हुआ है। ट्रीटमेंट आपने क्या करना है, देखो जो मैंने आप लोगों को बताया था कि आपके अगर वो है ना सोशल डिप्राइवेशन है या आपकी सपोर्ट नहीं आपकी, तो वो आपको ज़्यादा खराब करेगी। इसमें तो एनकरेज करते हैं कि एक सपोर्टिव एनवायरनमेंट उसको दिया जाए, काउंसलिंग करते हैं और इसके अलावा ड्रग थेरेपी के अंदर आप SSRI दे सकते हैं और ट्राइसाइक्लिक एंटी डिप्रेसेंट्स भी दे सकते हैं। मैंने गूगल स्कॉलर अब क्या होगा साहब? वो मैं क्या था गूगल स्कॉलर बाद में यूज कर जी अभी गूगल स्कॉलर भी इसको यूज करने की क्या जरूरत है? रिसर्च मैं जल्दी पता किया कि हमने यार ये हाइपर रिफ्लेक्स है ना पिंक। आपकी पिंक है या ब्लू है? ये तो मुझे पैनिक अटैक लग रहा है। आप मैम आपने कहा था पिंक में, वो पूछा रही हो। मैंने उसमें आपसे कहा था कि एलिवेटेड मूड होता है, हैप्पी मूड होता है। मैंने ये नहीं कहा कि उछल रही है और इस तरह के उछलने को मैंने कब कहा था? ये आपको लग रहा है कि हैप्पी मूड है? इतना हैप्पी हो गया पकड़ना पड़ेगा। इतना हैप्पी मूड है कि 3 बंदे उसको पकड़े हैं। ये तो प्रॉपर पैनिक अटैक टाइप कंडीशन है, ये कोई साथ का कोई हाल नहीं है। अच्छा जी, लैक्टेशन वाली मैंने चीजें तुम लोगों को बताई हैं, ठीक है। अच्छा, जो पहला वाला था वो मैंने क्लोस्टर बता दिया था, अच्छी होती है, ठीक है, इम्यूनोग्लोबुलिन्स होते हैं और जरूर देने चाहिए। ब्रेस्ट फीडिंग के बहुत सारे फायदे हैं। सस्ता होगा। मैं वो स्लाइड में लिखा सेकंड पॉइंट, मैंने वहां से देखा। और कोई फायदा मुझे नहीं नजर आया। ये देखो, ये नीचे वाले फायदे मुझे नजर आए ना। सबसे इम्पोर्टेंट फायदा ये है दोनों के लिए, 2-3 मोटे-मोटे फायदे मैं दोनों को बता देती हूँ, ठीक है। एक तो ये कि बच्चे के लिए, बच्चे के अंदर जो आप, क्योंकि ज़ाहिर इम्यूनोग्लोबुलिन जो उसके अंदर जा रहे हैं तो उसकी इम्यूनिटी अच्छी हो जाती है, ठीक है। बच्चों को जो इन्फेक्टाइल डेथ होती है ना, बच्चों की जो पहले साल के अंदर डेथ होती है, उसका रेशियो कम हो जाता है अगर आप ब्रेस्ट फीडिंग करवाएंगे। जो बच्चों में एस्मा है और सारे जो ये प्रॉब्लम्स होते हैं शुरू के अंदर, ये सब के सब, डायरिया वगैरह ये सब के सब कम हो जाते हैं अगर ब्रेस्ट फीडिंग आपने कराई हो। बच्चे को भी फायदा है। दूसरी बात ये कि ब्रेस्ट फीडिंग एक्चुअली प्रमोट्स द इन्फ्लूशन, जो आपका पर्क्यूरियम में जो इन्फ्लूशन वाला टाइम है ना, वो सारा ये प्रमोट करता है ब्रेस्ट फीडिंग। आपका यूट्रस जो है वो जल्दी इम्प्रूव हो जाता है, आप जल्दी वापस आ जाते हैं। आपने ये बात सुनी होगी कि पेशेंट्स कहती हैं कि जो बच्चे जो माँ दूध पिलाते हैं उनका वजन जल्दी कम हो जाता है, मैम उनको कैंसर तो भी जल्दी नहीं होता। रिवर्ट बैक आ जाती है और उनमें ब्रेस्ट कैंसर का इंसिडेंस Yes, कम हो जाता है, ठीक है। तो माँ को भी फायदा है और इसका बच्चे को भी फायदा है, ठीक है। सो ये अच्छी चीज है कि बच्चों को बीमारियों से भी बचा रहे हैं। और दूसरी चीज ये कि कॉन्ट्रासेप्शन, इट इज एक्चुअली अ नेचुरल वे ऑफ कॉन्ट्रासेप्शन। तो इसके ये मोटे-मोटे चीजें आपको पता होनी चाहिए। सस्ता तो है ही है, ठीक है। स्लाइड में लिखा हुआ। नहीं, वो तो सही है। अच्छा, इसके अंदर मैंने तुम लोगों को ना बता दिया है मोस्ट ऑफ द चीजें। मेस्टाइटिस का मैंने तुम लोगों को बता दिया था। मैंने बताया था ना कि ब्रोमोक्रिप्टिन भी देनी पड़ जाती है। कॉन्ट्रासेप्शन तो बस ठीक है, हम साथ साथ बता देते हैं। पेरीनेटल डेथ्स हैं, पेरीनेटल डेथ्स का कुछ आइडिया है तुम लोगों को? जी मैम। जो डेथ पेरीनेटल पीरियड जो आप पीरियड्स का कोड करके आए हो ना? जी जी। तो पता है ना तुम लोगों को एक फर्स्ट टाइम डेज की क्या कॉजेस हैं? बताओ ना बेटा, आपको पता है ना? आप बेटा मुझे पता है ना? हेमरेज मैम हो सकते हैं। फर्स्ट 7 डेज में एवरेज कैसे फर्स्ट होता है? 7 डेज रिस्पिरेटरी डिस्ट्रेस हो सकते हैं मैम। इन्फेक्शन इन्फेक्शन हो सकते हैं। सबसे इम्पोर्टेंट कॉज क्या होती है बच्चे के अंदर?
इन्फेक्शन हो जाता है। इसके अलावा तो अगर कोई नॉर्मलीज है उसके अंदर तो वो कॉज ऑफ डेथ हो सकती है। ऐसे ही है ना, लेकिन सबसे ज्यादा आपने देखा होगा कि कैसे कंजेनिटल निमोनिया हो जाता है। इसके अलावा रेस्पिरेटरी डिस्ट्रेस जो आरडीएस होता है वो भी कॉज ऑफ डेथ हो सकता है बच्चे का। उसमें तो वो कॉर्टिकोस्टेरॉइड लगा के लंग मैच्योर नहीं हो जाते? हर किसी के तो नहीं हो जाते ना मेरा बच्चा। सब अब हर चीज में ये तो नहीं कि आपने डेक्सा लगा दिया तो वो उसको होना ही नहीं। हम उसको कोई प्रिवेंट कर रहे थे, आप कोई ट्रीट थोड़ी कर रहे थे उसको। साथ तो हर बात को 100/100 ना ले लिया जाओ ना बुक में लिखा था कि बस हो गई नहीं है। नहीं, वो कॉर्टिकोस प्रिवेंट करते 70% प्रिवेंट कर देगा डेक्सा में। तो 30% तुम्हें तो चांस होगा ना बेटा। मैं एक बार लगे रिजल्ट बाद कहां वैल्यू को मिल सकता है ये ऐसे पढ़ने देखो स्पीड भी बड़ी है। अभी सर्जरी भी है मैम आगे बेले। हां जी Yeah, लास्ट that's all.